तो स्टार्ट करेंगे। आवाज ठीक है? इकोनॉमिक्स जिसको हम लोगों ने दो ब्रांच में कवर अप करना था और 11th 12th में यानी इंटरमीडिएट तक आपका जितना सिलेबस है इकोनॉमिक्स में, उसमें हम लोगों ने एक पार्ट को ऑलरेडी कवर अप कर लिया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी वैसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है। ऑलमोस्ट अगर आप रेफरेंस बुक में जाओगे तो 12 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें 6 चैप्टर है ना, 5 है, कितना है? जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी 12 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है रेफरेंस बुक में। और रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा होता है, कम नहीं होता। और अगर कोई पॉइंट आपका छूट रहा होगा किसी भी टॉपिक में, इधर किसी रेफरेंस बुक से या कोई और बुक से, तो यू कैन ऑल्सो आस्क। तो स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि इकोनॉमिक्स को ये दो ब्रांच में हम पढ़ ही क्यों रहे, क्या रीजन है, क्यों हम लोगों ने सिंगल ब्रांच में पूरे इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं खत्म कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों अलग से जरूरी है। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन ना, कई बार अगर आपको नहीं भी पढ़ाया जाए तो आप उसको खुद से भी समझते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा एज अ प्रोड्यूसर कि आप क्या चाहते हो, तो आप यही कहो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो मोर और लेस आपको प्रैक्टिकली ट्रायल एंड एरर मेथड से भी पता चल जाएगी कौन सा पोजीशन आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज यू आर डूइंग द बिजनेस। कुछ चीज़ें जो इंडिविजुअल लेवल पे सही हैं, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को कलेक्टिव लेवल पे लगाओगे तो वो फेल कर जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इस सिचुएशन को कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या मतलब है इसका? अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, तो क्या डिफाइन करेंगे? इसका मतलब है व्हाट इज ट्रू एट इंडिविजुअल लेवल और स्मॉल लेवल, यानी जो बात इंडिविजुअल लेवल या स्मॉल लेवल पे सही है मे नॉट बी ट्रू एट ओवरऑल लेवल और कलेक्टिव लेवल। यानी जो बात इंडिविजुअल लेवल पे सही है जरूरी नहीं है कि वो कलेक्टिव लेवल पे भी सही हो, ओवरऑल लेवल पे भी सही हो, इकोनॉमी लेवल पे भी सही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए कि इंडिया में लोग इंडिविजुअल, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर हम लोग पैसे बचाएं तो क्या होगा? हम में से जो लोग भी पैसा बचाता है, सेविंग करता है, सेविंग्स, तो उनके सेविंग्स से वो इंडिविजुअल जो सेव कर रहा है वो अमीर होता है, रिच। लेकिन अगर इसी इंडिया में ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग या सबके सब लोग सेव करने लग जाए, यानी ज्यादा पैसा बचाने लग जाए, खर्च कम करने लगे, तो व्हाट विल हैपन विद द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था के साथ क्या सिचुएशन होगा? हमारी अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन होगा? हमारी अर्थव्यवस्था पुअर यानी गरीब हो जाएगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात क्या सही है कि अगर हम बचत करते हैं तो हम अमीर बनेंगे। कलेक्टिव लेवल पे ये बात सही नहीं है। कलेक्टिव लेवल पे बात ये है कि अगर हम सब लोग बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था गरीब हो जाएगी। कैसे गरीब होगी? तो अगर हम सब लोग पैसे बचा रहे हैं, मतलब हम कम खरीद रहे हैं। कम खरीदने का मतलब गुड्स और सर्विसेज का डिमांड कम हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज के डिमांड कम होने की वजह से मार्केट में चीज़ें कम प्रोड्यूस होंगी। कम प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा? बहुत सारे लोगों का जो जॉब है वो चला जाएगा। जॉब चला जाएगा तो वैसे भी उनके पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगा खरीदने का, तो फर्दर प्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है ना वो डाउनफॉल में यानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसको कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज ट्रू एट इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी ट्रू एट कलेक्टिव लेवल। तो इसीलिए दोनों लेवल्स को सेपरेटली स्टडी करना जरूरी है। दो डिफरेंट नजरिए से चीजों को देखना जरूरी है, एक है स्मॉल लेवल से, माइक्रो लेवल से, और एक है ओवरऑल लेवल से यानी मैक्रो लेवल से। क्योंकि दोनों ही, अब ये कहेंगे कि दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, दोनों ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। माइक्रो मैक्रो के बिना और मैक्रो माइक्रो के बिना इनकम्प्लीट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी था इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का, यहां पर हम क्या कहेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स यानी टोटल, ओवरऑल। यानी ये स्टडी क्या है? ओवरऑल का।
एवरेजेस का, कौन सा ओवरऑल और एवरेजेस जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी एक अर्थव्यवस्था को कवर करके निकाला गया हो। मतलब अगर हम बात करेंगे सिर्फ डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड यानी एक इकोनॉमी का टोटल डिमांड के बारे में बात हो रही होगी यहाँ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है एग्रीगेट्स और एवरेजेस का, वो एग्रीगेट और एवरेजेस जिसमें पूरी इकोनॉमी को कवर अप किया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम का सब्जेक्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे नेशनल इनकम को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल इनकम को आप माइक्रो में स्टडी करेंगे या मैक्रो में, ये माइक्रो सब्जेक्ट होगा या मैक्रो सब्जेक्ट होगा, तो इसका जवाब होगा मैक्रो, माइक्रो नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्रो में हम ओवरऑल लेवल की बात करते हैं और नेशनल इनकम मतलब नेशन के इनकम की बात हो रही है। उसी तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है, या फिर एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक है, या फिर जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टॉपिक है, ये सब का सब मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टडी है। यानी ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट दैट स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी। तो जैसे भी लिखना चाहो लिख सकोगे, पॉइंट यही आना चाहिए कि जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करते हैं पूरी एक इकोनॉमी को कवर अप करते हुए, पूरी अर्थव्यवस्था को कवर अप करते हुए, तो इस स्टडी को माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नेशनल इनकम का पार्ट हो, या फुल एम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीगेट डिमांड हो, प्राइस लेवल हो, दीज ऑल आर टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देख लीजिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ोगे? एम्प्लॉयमेंट के थ्योरी को पढ़ोगे, नेशनल इनकम का थ्योरी पढ़ोगे, जनरल प्राइस लेवल पढ़ोगे, मनी के बारे में, मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करेंगे हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी इसी टॉपिक में करेंगे हम लोग, इसी पार्ट में, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इन सारे कॉन्सेप्ट को, चूंकि ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एग्रीगेट लेवल का प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं वो इंटायर इकोनॉमी को कवर करते हुए स्टडी किए जाते हैं, इसलिए ये सब सब्जेक्ट मैटर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई वी आर स्टडिंग इट? माइक्रो तो हमने पढ़ लिया, फिर भी हमको मैक्रो क्यों पढ़ना है? तो सबसे पहली चीज ये कि अगर हम समझना चाहते हैं देश को, देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम समझना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच हमें समझ आना चाहिए। कौन सा ब्रांच? मैक्रो इकोनॉमिक्स। So it provides measures to understand the calculation of national income of the country। देश का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको इसी में समझाया जाता है, इस ब्रांच में। दूसरा, अगर हम इस ब्रांच को पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो बेसिकली हम एक इकोनॉमी के में हो रहा है लीकेजेस और इंजेक्शंस को समझ पाएंगे। लीकेजेस हेयर मीन्स सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, और इंजेक्शन का यहाँ पे मतलब होगा इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। यानी हमें ये पता लग पाएगा कि एक अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, या एक अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा बचत कर रहे हैं कि बचत कम कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें इसी ब्रांच में मिलना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच में, क्योंकि हम एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको स्टडी करना पड़ेगा। और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक और फायदा हमें नजर आया, एक और इंपॉर्टेंस नजर आया इस ब्रांच का, कि हमें इकोनॉमी के ग्रोथ और इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन का पता लगता है इसी इकोनॉमिक्स ब्रांच को स्टडी करने से। उसके अलावा पता होना चाहिए आपको कि देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती हैं, चाहे वो बजट हो उनका, चाहे वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेके आए, या फिर बैंकिंग पॉलिसीज जो इंप्लीमेंट किया जाता है, ये जितने भी मैक्रो लेवल पॉलिसीज हैं, चाहे वो आरबीआई इंप्लीमेंट करे या गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट करा जाए, ये सारे के सारे मैक्रो लेवल इकोनॉमिक वेरिएबल्स स्टडीड होते हैं, स्टडी किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट बजट हो, पॉलिसीज हो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, या इंडस्ट्रीज को चलाने की पॉलिसीज हो, चूंकि ये सारा का सारा मैटर जो है पूरी इकोनॉमी को कवर अप करते हुए किया जाता है, दैट इज व्हाई वी स्टडी दीज टॉपिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर हमें कंपेयर करना हो कि इंडिया का ग्रोथ कैसा है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, ग्रोथ कंपैरिजन को फैसिलिटेट, क्योंकि आपके पास मैक्रो एक कंट्री का डेटा कहां से आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो नहीं मिलने वाला। एक कंट्री का जो भी डेटा आप चाहते हो वो आपको इसी ब्रांच से मिलेगा। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन में आपको कंट्री वाइज डेटा चाहिए, एंड दैट कंट्री वाइज डेटा यू गेट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन में
आसानी किस ब्रांच के थ्रू होती है, किस ब्रांच को स्टडी करने के बाद, यानी आप इंटरनेशनल लेवल कंपैरिजन कर पाते हैं ड्यू टू दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज स्मॉल लेवल पे फॉर्म किया जाता है ना, स्मॉल लेवल पॉलिसीज जिसको हम कह रहे हैं माइक्रो पॉलिसीज, माइक्रो पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है मैक्रो पॉलिसीज के बीच। हमने कहा ना कि माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लें कि अगर हमें एक कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानना है, एक कंट्री का, पूरी कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो गया। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जितनी भी इंडस्ट्रीज है कंट्री में, हर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन आपको पता करना पड़ेगा। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे स्टडी करना पड़ रहा है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे स्टडी करना पड़ रहा है। यानी हर एक सिंगल फर्म का टोटल प्रोडक्शन तुम फाइंड आउट करोगे, उसको जोड़ोगे तो तुम्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री पता चलेगा। तो इसीलिए ये बात है कि इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसीज एंड मेजर्स एट मैक्रो लेवल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एटसेट्रा। तो देखो मैक्रो लेवल पे जो बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं और जो माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए, तो इनके कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ये ब्रांच की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत सारे हैं, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, महंगाई एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कौन सा पॉलिसी वर्क करेगा, इस बात को समझने के लिए हमें ये ब्रांच ऑफ स्टडी जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, दिस ब्रांच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात स्टार्ट में ही हमने बताया आपको कि ये दोनों ब्रांच हम सेपरेटली भले ही स्टडी कर रहे हो, लेकिन वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। यानी अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ के सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, लेट अस सी। पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है, यानी माइक्रो लेवल की पॉलिसीज जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे अफेक्ट होती है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दैट। इसको ऐसे समझिए कि जो माइक्रो लेवल का डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन लिया गया है ओवरऑल लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट फरवरी के टाइम पे जो बजट लेके आती है उसमें बहुत सारे टैक्सेशन में चेंज करती है, तो अब हम जैसे बिजनेसमैन हैं, जितने लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, जिस किसी भी सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, वो हमेशा फरवरी के टाइम पे ध्यान लगा करके देखते हैं कि बजट में क्या हुआ है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बजट। क्यों, व्हाई, बिकॉज आगे प्राइस उनको क्या रखना है, प्राइस बढ़ाना होगा कि प्राइस घटाना होगा, इसका फैसला वहां पे हो रहा होता है। अब गवर्नमेंट एक सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर में लेकर के आ रहा है और कह रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में अब जो है 5% की बजाय 12% टैक्स लगेगा। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर में होंगे, जितने भी बिजनेसमैन टेक्सटाइल सेक्टर में होंगे, उनको यह अब अंदाजा लग जाएगा कि प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि 7% तो एक्स्ट्रा टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट को देना है। अपना प्रोडक्शन कॉस्ट और अपना प्रॉफिट तो वैसे भी वसूलना है, लेकिन उसके अलावा 7% और गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो इसका इफेक्ट क्या होना है? सीधा इसका इफेक्ट जाएगा प्राइस पे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो हुआ ना कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो लेवल का डिसीजन, यानी एक इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल बायर वगैरह, इन सब का जो डिसीजन है ना, ये इस पे असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस होते हैं ये कि कौन सा डिसीजन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी लेवल पे लिया है। ये तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैक्रो पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे माइक्रो पे डिपेंडेंट है। लेट्स सी, डिसीजन एट मैक्रो लेवल डिपेंड ऑन डिसीजन एट माइक्रो लेवल। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन करना है, दैट कैलकुलेशन इज एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका डिमांड हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? पूरे एक इकोनॉमी में आपको पता है ना कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर तो ऐसे ही ब्रॉडली डिवाइड करा जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अगर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करना शुरू करोगे ना तो यू विल गेट वेरियस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एट ए टाइम एक साथ सबको जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज को पहले बांट दिया जाता है, कितने तरह की इंडस्ट्रीज हैं,
फिर उन सारे इंडस्ट्रीज का सेपरेट, अब जैसे मान लो इंडस्ट्रीज का अगर क्लासिफिकेशन हो गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इस तरीके से डिवाइड हो गया होगा। फिर इंडस्ट्रीज के अंदर का क्लासिफिकेशन है, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको जो पूरी इकोनॉमी है उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, सबको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, और फिर सारे इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का आपको डिमांड पता करके सबको जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पता चलना है, आपको इंडस्ट्रियल डिमांड पता चलना है। ठीक उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाओगे तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, खाने पीने की चीजें बहुत सारे जो भी प्रोडक्शन होता है फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं, तो वो भी बहुत सारे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी हुआ है तो कितने सारे प्रोडक्ट हुए होंगे, वीट है, राइस है, पल्सेस है, मेज है, और ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो खेत में प्रोडक्शन होता है उसका। तो इन सबका इंडिविजुअल प्रोडक्शन को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन पता चलेगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैक्रो लेवल पे, उसका आंसर जानने के लिए आपको माइक्रो लेवल स्टडी करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंडेंट। उम्मीद है बात समझ में आई हो। अब आ जाते हैं आज का लास्ट फ्यू पॉइंट्स है, दैट इज जिसको हम कह रहे हैं कि स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है क्लासिकल और एक कहलाता है केंसियन। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है और केंसियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इसको समझ लीजिए। पहले हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। 5 पॉइंट्स में आपको ये पूरे क्लासिकल थॉट को डिस्क्राइब कर दिया गया। अभी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें जो भी अर्थव्यवस्था के, जो भी अर्थशास्त्री इस थॉट में मानते हैं, क्लासिकल थॉट में मानते हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि दैट इकोनॉमी फ्री होना चाहिए। इकोनॉमी कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किस लेवल पे बिकेगा, प्राइस क्या होगा, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। ये किनका कहना है? ये कहना है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अर्थशास्त्रियों का। That is an economy in which government does not interfere in the areas of production, consumption and investment. All these decisions are left on market forces. यानी according to classical school of thought, economists advocate free economy. जो अर्थशास्त्री हैं वो किस बात पे जोर दे रहे हैं? फ्री अर्थव्यवस्था पे। इकोनॉमी को फ्री किया जाना चाहिए। और फ्री किए जाने का क्या मतलब है कि चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो, ये जितने भी डिसीजंस हैं ये सब मार्केट पे छोड़ दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, मतलब डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दीजिए। इसके पीछे का एजम्पशन क्या है, मतलब क्या सोच के ये लोग ऐसा कह रहे हैं? तो इन लोगों का सोचना ऐसा है कि इकोनॉमी, अगर हम ऐसा करेंगे ना, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो सबके सब यूज हो रहे हो, जितने भी लेबर फोर्सेज हैं सबको काम मिल रहा हो, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें यही करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस नहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इनके ये विचार रख रहे हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है ये। क्या है रीजन? कि इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि अगर ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी क्या होगा? हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई आएगा। एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। इकोनॉमी लेवल पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई हमेशा बराबर होगा, ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा ना तो अंडर प्रोडक्शन होगा। दैट वाज द बिलीफ बिहाइंड दिस थॉट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि अच्छा क्या हो अगर सिचुएशन ये ना हो जो तुमने कहा है, मतलब इंप्लॉयमेंट नहीं है, फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, वेल बैलेंस सिचुएशन नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूज नहीं हो रहे। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ तब क्या करें? मतलब अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा तब क्या किया जाए? क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना तब भी नहीं चाहिए? तो इनका जवाब क्या आएगा? इनका जवाब ये आएगा कि हाँ होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए होगा। मतलब अगर डिसइक्विलिब्रियम आया भी तो मार्केट इसको खुद करेक्ट कर लेगी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये बिलीफ था इनका कि अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा इट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय द मार्केट फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज खुद करेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली अभी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस राइज कर गया, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, प्राइस राइज करेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा।
सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा, आपने अभी पढ़ा, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना कॉन्सेप्ट, प्राइस का कॉन्सेप्ट, कि अगर किस तरीके से मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो अगर किसी सेक्टर में मार्केट डिमांड अगर बढ़ जाता है तो वहां पे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। प्राइस बढ़ने के नतीजे में क्या होता है, सप्लाई का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और फिर से मार्केट इक्विलिब्रियम में रिस्टोर हो जाता है। तो यही तो इनका ये कहना था। अब सवाल ये है कि ये थॉट जो है ना कब तक चला है, ये थॉट चला है 1930 तक, वैसे भी 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा ये जो बिलीफ है, यानी ये जो सोच है, ये कब तक चला है, 1930 तक, 1930 तक। और इसमें अगर हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पड़े, मतलब ऐसी इकोनॉमी में हम अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पड़े तो वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखो माइक्रो में पढ़े हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये कर लीजिए कि परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्लासिकल थॉट के हिसाब से कैसा रखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, एग्रीगेट सप्लाई पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देखें, क्योंकि दो थॉट है ना, एक थॉट तो हमने जान लिया क्लासिकल, क्या मानना था इनका, इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो इकोनॉमी उसको खुद देख लेगी, मार्केट फोर्सेस को खुद करेक्ट कर लेंगे, ये मानना था क्लासिकल थॉट का। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, यानी यही काउंटर पॉइंट व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया था केन्स ने, उनका थॉट देख लेते हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट। अकॉर्डिंग टू केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट, लॉर्ड केन्स, इन्होंने एडवोकेट किया, नहीं ये जो मानना है ना पुराने अर्थशास्त्रियों का कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मार्केट में प्रॉब्लम होगा तो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, मार्केट खुद इसको करेक्ट कर लेगी, ये बात सही नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का जरूरत है, गवर्नमेंट को इंटरफियर करनी चाहिए। कब करना चाहिए, जब या तो ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो। मार्केट जब डिसइक्विलिब्रियम में जाए, मार्केट का कंडीशन खराब हो रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। क्लियर है? तो लॉर्ड केन्स ने एडवोकेट किया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कब जरूरत है, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या वो एक्सेस एम्प्लॉयमेंट हो, यानी खास करके अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। अगर रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है मार्केट में तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या करे, जॉब क्रिएट करे। जॉब क्रिएट करने से क्या होगा, लोगों के पास इनकम आएगा, इनकम आने की वजह से क्या करेंगे, वो गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, वो गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था ना, इस वजह से था कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था केन्स का कहना, लॉर्ड केन्स। अब इनके पीछे इनका क्या अजम्पशन है, इट बिलीव्स दैट इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल टू एस। अब देखो, जैसे क्लासिकल ने कहा कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी, ऐसा इसने नहीं कहा। इसने क्या कहा, तीनों सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट हो, तीनों सिचुएशन में ही इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यानी अगर एडी इज इक्वल टू एस हो तब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, एडी इज ग्रेटर, एडी इज लेस देन एस है, या एडी इज ग्रेटर देन एस है, ये तीनों सिचुएशन एक इकोनॉमी में आकर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा डिमांड भी आ सकता है, जरूरत से कम डिमांड भी आ सकता है। ऑल थ्री थिंग्स इज पॉसिबल इन इकोनॉमी। ये अजम्पशन है इनका लॉर्ड केन्स का, कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इक्विलिब्रियम का जब एडी इज इक्वल टू एस हो, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एडी इज लेस देन एस हो। तो ये तीनों सिचुएशन पॉसिबल है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट डज इंटरफियर, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर कहां करना चाहिए, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे, इन दोनों सिचुएशन में करे, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। जब एक्सेस डिमांड हो या जब डेफिशिएंट डिमांड हो तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। इफ द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये थॉट प्रोसेस 1930 में ही जन्म लिया है, यानी कि 1929-30 के बीच ही। क्यों जन्म हुआ इस थॉट का, इसलिए कि वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन का दौर चला, यानी पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। जो ये मानना था कि मार्केट अपने आप को खुद करेक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं हो रहा था।
तो व्हेन फ्री इकोनॉमीज ऑटोमेटिक सिस्टम फेल टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, जब फ्री इकोनॉमी का जो थॉट प्रोसेस है उस वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम सुधर नहीं रहा है। यही कहा गया था ना कि मार्केट में अगर कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम होगा भी ना तो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, तुरंत ठीक हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था 1929-30 के टाइम पे। इकोनॉमी का कंडीशन और बुरा से बुरा होता चला जा रहा था। तो इन्होंने एडवोकेट किया कि नहीं, अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत है इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट वगैरह। अब यहाँ पे इनके पीछे ये थॉट क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक करना होगा टिल फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा, कब तक बढ़ाना होगा? जब तक मैक्सिमम लेवल पे ना पहुंच जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद छोड़ दीजिए। फुल लेवल पे पहुंचा दिया आपने, सप्लाई हो गया, यही तो करना था आपको। एग्रीगेट सप्लाई मार्केट में कम है, उसको इंप्रूव करिए। एग्रीगेट सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए जॉब का क्रिएशन करना है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। तो ये था केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट, ये दो थॉट प्रोसेस रहा है। तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स किसको कहते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट हमने स्टडी करना होता है, माइक्रो में और मैक्रो में। स्पेसिफिकली मैक्रो के बारे में डिस्कशन आया। फिर आपने देखा कि जो थॉट प्रोसेस है, कौन सा दो थॉट प्रोसेस, केन्सियन का और क्लासिकल थॉट, ये दोनों थॉट प्रोसेस क्या है, यानी इकोनॉमिक्स में ये दो डिफरेंट थॉट प्रोसेस क्या कहते हैं। और उसके अलावा आपने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड करता है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। आज के लिए इतना ही, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। छोटा चैप्टर था ये, छोटा चैप्टर था ये, रेफरेंस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं।